और आज जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। तो जीवाणु हरित लवक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सरल एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है, जिनमें पौधों के समान गुण पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण लेक्टोपोलस जो है 1958 इन्होंने जंतुओं की अपेक्षा पौधों के अधिक निकट जीव मानते हैं। जैसे इनमें कोशिका भित्ति सेल वाल पाई जाती है, इनमें अधिकांश स्वपोषी होते हैं। ये पौधों के समान विटामिन का संश्लेषण कर सकते हैं, घोल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ जीवाणुओं की प्रकृति तंतु के रूप में वृद्धि करने की होती है। स्वयंपोषी जीवाणुओं में अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल की सहायता से कार्बनिक पदार्थ बनाने की क्षमता का होना, अकार्बनिक नाइट्रोजन से सभी प्रकार के अमीनो अम्ल संश्लेषित करने की क्षमता होना। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें पादप के बहुत सारे गुण जो पाए जाते हैं। ये इतने अधिक सूक्ष्म जीव हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबाई में एक के बाद एक लगभग 5000 जीवाणु रखे जा सकते हैं। इसमें क्या है कि पादपों के समान है, उसके समानता के आधार पर ही एक एलेक्टोपलस जो है उन्होंने जीवाणु को पादपों के साथ एक अलग संघ एवं वर्ग के रूप में रखकर इसको वर्गीकृत किया। जैसे इसका जगत है किंगडम प्लांटी जगत, पादप जगत में रखा, सब किंगडम थैलोफाइटा में रखा। इसका जो संघ है फाइलम जो है वो साइजोमाइकोफाइटा है। वर्ग में इसको साइजोमाइसिटीज में रखा और गण इसका यूबैक्टीरियल्स के अंतर्गत रखा। इसका जो आवास है हैबिटेट जीवाणु उन सभी स्थानों पर मिल सकते हैं जहाँ जीवन संभव है। ये पानी, हवा, भूमि एवं कुछ प्राकृतिक पदार्थों जैसे दूध, फल आदि के रस में भी मिल सकते हैं, इसलिए हम इन्हें सर्वव्यापी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु सहजीवी होते हैं, कुछ लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाई जाती है। इसका जो प्रकार है, जीवाणु 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक छड़ाकार है जो बैसिलस जिसको बोलते हैं, ये छड़ के समान होते हैं। इनका औसतन माप 1.5 माइक्रोन व्यास से 10 माइक्रोन लंबाई के समान होता है। कभी कभी ये एक दूसरे से जुड़े समूह के रूप में भी पाए जाते हैं। दूसरा है इसका गोलाकार जो छड़ाकार है। इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे स्ट्रोबैसिलस है, डिप्लोबैसिलस है, पॉलीसेट है, बैसिलस ब्लिस्टिटी है, लैक्टोबैसिलस आदि ये छड़ाकार है। फिर गोलाकार में ये लगभग 1 मिलीमीटर माइक्रोन वाले गोलाकार जीव होते हैं। ये कभी कभी समूह में भी पाए जाते हैं। आपसी व्यवस्था के आधार पर इन्हें कुछ प्रकार के इसके हो सकते हैं, जैसे अकेले एक कोशिका के रूप में और डिप्लोकोकाई जोड़े के रूप में, जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। जीवाणु को स्टेनिंग गुण जो है, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु को अभिरंजित करते समय अभिरंजक ग्रहण करने के आधार पर ये 2 प्रकार के हैं। एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम नेगेटिव। ग्राम 1884 नामक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं के रंगने की इस प्रक्रिया है उसको सुझाया। इसी कारण उनके ही नाम पर इनको अभिरंजित का नाम है, इसका ग्राम स्टेन रख दिया गया। इस प्रक्रिया में जीवाणु पहले क्षारीय क्रिस्टल वायलेट रंग से रंगते हैं तो सभी बैंगनी रंग के हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें जीवाणु को आयोडीन एवं अल्कोहल के घोल में डुबाया जाता है। इस प्रक्रिया में जीवाणु अपना बैंगनी रंग बचाए रखने में सफल हो जाते हैं, ग्राम धनात्मक, और जो रंगहीन हो जाते हैं उसे ग्राम ऋणात्मक कहा जाता है। तो जैसे ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक में देखते हैं, ग्राम धनात्मक ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में कुछ डिफरेंस है। कोशिका ग्राम धनात्मक है कोशिका भित्ति के निर्माण में पेप्टाइडोग्लाइकान का बहुत बड़ा भाग होता है। ये कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकान अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। कोशिका भित्ति में केवल कुछ यानी लगभग 8 अमीनो अम्ल होते हैं ग्राम धनात्मक के, जबकि ग्राम ऋणात्मक में इसमें अधिक लगभग 20 अमीनो अम्ल कोशिका भित्ति में उपस्थित होते हैं। तीसरा है कोशिका भित्ति में लिपिड कम मात्रा में होती है और म्यूको कॉम्प्लेक्स की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि ग्राम निगेटिव में इसमें कोशिका भित्ति में लिपिड लगभग 20% होता है और म्यूको कॉम्प्लेक्स की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार टिकोई अम्ल पाया जाता है और जबकि ग्राम निगेटिव में टिकोई अम्ल का अभाव होता है।
स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स जो है सामान्यतः नीले हरे सवाल साइनोबैक्टीरिया या मिक्सोबैक्टीरियल तथा कुछ और जीवाणुओं को छोड़कर से सभी एक कुछ की भी होते हैं। इनकी एक कुछ सूक्ष्म तथा पादप में मिलती जुलती होती है, चूंकि साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोबैक्टीरिया का वर्णन अलग से किया जाता है। तो इसमें कोशिका भित्ति जैसे पाई जाती है, जीवाणुओं के है वो उसके कोशिका के चारों तरफ मोटी एवं कठोर कोशिका भित्ति सेल वॉल उपस्थित होता है। ठीक है। दूसरी चीज है कोशिका झिल्ली, यानी जीवाणुओं के कोशिका भित्ति के नीचे द्रव्य के चारों तरफ क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, जीवाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डीएनए तंतु को छोड़कर शेष भाग कोशिका द्रव्य का होता है, जो कणिकामय तथा पारदर्शक रचना के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लियोइड या प्राथमिक केंद्रक, जीवाणुओं में प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, जिसमें केंद्रक भित्ति तथा गुणसूत्रों का अभाव होता है। इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। यह केवल 700 से 1400 माइक्रोन लंबे वलयित डीएनए तंतु का बना होता है। इसी प्रकार प्लाज्मिड और एपिसोम जो है, इसमें प्लाज्मिड एपिसोम कभी कभी जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में वो मुख्य डीएनए तंतु के अलावा कुछ स्वतंत्र छोटी आनुवांशिक डीएनए भी पाई जाती है। कशेरुकी और रोम है ना, तो इसमें क्या है फ्लैगेला एंड पेप्लाई। चल जीवाणुओं में बड़े रोमों के रूप में कशेरुकी पाई जाती है, जो 4 से 5 माइक्रोन लंबे होती है तथा केवल 2 केंद्रीय तंतुओं की बनी होती है। ये जीवाणुओं के प्रचलन अंग भी होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं इसके सभी अंगों की इसके स्ट्रक्चर को। जीवाणुओं का कुछ आर्थिक महत्व है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, तो लाभप्रद क्रियाएं जैसे यूजफुल एक्टिविटी इस जो है इसमें कृषि के क्षेत्र में भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा। तो कुछ जीवाणु भूमि में स्वतंत्र रूप में जैसे क्लस्ट्रिडियम और एजोबैक्टर जो है ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाई जाती है, जैसे राइजोबियम है। ये वहाँ पर उपस्थित रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के द्वारा भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। नाइट्रिकारी जो है जीवाणु, ये अमोनिया के नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलकर भूमि की उर्वरता शक्ति है उसको बढ़ाते हैं। डेयरी उद्योग में इसका, डेयरी इंडस्ट्रीज में दूध में उपस्थित लैक्टिक एसिड जीवाणु दूध की लैक्टोज शर्करा को दही या लैक्टिक एसिड में बदलते हैं, जिसमें मक्खन प्राप्त किया जा सकता है, जैसे दही में है ना, मट्ठा, छाछ, पनीर आदि में। इसी प्रकार सिरका उद्योग में भी, सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु के द्वारा शर्करा के घोल को सिरके में बदला जाता है। रेशे रेटिंग में विभिन्न पौधों के तनों से रेशों को अलग करने को रेटिंग कहते हैं। जूट, पटसन, सन इत्यादि में रेशों को इन पौधों को पानी में सड़ाकर प्राप्त किया जाता है। इस क्रिया में जलीय जीवाणु क्लस्ट्रिडियम ब्यूटेरियम जो है इसको इसमें सहायता करते हैं। इसी प्रकार तंबाकू और चाय उद्योग में भी, इन उद्योगों में चाय तथा तंबाकू की पत्तियों को जीवाणुओं के द्वारा किण्वित कराया जाता है तथा अच्छी खुशबू व क्वालिटी की चाय और तंबाकू प्राप्त की जाती है, जैसे माइकोकोकस कैंडिसेंस है वो चाय की पत्ती है। चमड़ा उद्योग में, चमड़े में जो है चमड़ा उद्योग में चमड़े के वसा आदि पदार्थों का विघटन जीवाणु द्वारा कराया जाता है, इससे स्वच्छ चमड़ा प्राप्त होता है। औषधि उद्योग में, औषधि उद्योगों में कुछ प्रतिजैविक जैसे एंटीबायोटिक है तथा कुछ प्रमुख प्रकीर्णव जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं और बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार जीवाणु हमारा आर्थिक महत्व में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये प्रतिजैविक के नाम है, तो इसमें जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस है, क्लोरोमाइसिटिन है, स्ट्रेवेनेजुएली है, आरियोमाइसिन है जो आरियोफेलियंस है, टेरामाइसिन जो है, रेमोसस जो है, नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्लोडी जो है, ये बहुत सारे प्रकार के हमारा सहायता करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार पदार्थों का चक्रीकरण भी उपयोग किए जाते हैं। हानिकारक जीवाणु में जैसे हार्मफुल एक्टिविटीज़ है, तो बीमारी मनुष्य तथा जानवरों पौधों की बीमारियां पैदा करते हैं, जिनके बारे में जगत मुनेरा के हानिकारक गतिविधियों के अंतर्गत किया गया था। विनाइट्रीकरण वह क्रिया है जिसके उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों को पुनः अमोनिया और नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। कुछ जीवाणु इस क्रिया के द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको कम करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे थाइलोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जो है और माइकोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस जो है, ये सब हानिकारक जीवाणु है। भोजन को विषाक्त करने में भी
हानि पहुंचाते हैं, है ना, जैसे क्लस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम, और भूमिगत पाइपों को सड़ाने में भी हानि पहुंचाते हैं। कवक फंजाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कवक फंजाई, ठीक है, तो इसमें क्या है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जीवमंडल के सभी यूकेरियोटिक कोशिका वाले बहुकोशिकी हरित लवक विहीन विषमपोषी कोशिका भित्ति युक्त लेकिन सुकाय शरीर वाले जीवों जो परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं और बीजाणुओं के द्वारा जनन करते हैं, है ना, कवक जगत में रखा गया है। अब तक लगभग 1 लाख कवक की जातियां हैं वो पता लगाया जा चुका है। कवक की शरीर अनेक पतले तंतुनुमा का बना होता है जिन्हें कवक तंतु कहा जाता है। ठीक है, कवकों के जो विशिष्ट लक्षण है, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द फंजाई, तो इस जगत की जीव बहुकोशी सुकायवत विषमपोषी यूकेरियोटिक तंतुवत शरीर वाले होते हैं। इनके तंतु जो हाइफी है वो अन्वित होकर जाल बनाते हैं जिसे कवक जाल या माइसेलियम कहते हैं। इसकी जो कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता, इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये अपना भोजन अवशोषित करते हैं। ये भोजन का संचय ग्लाइकोजन या तेल के रूप में करते हैं। अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों विधियों द्वारा जनन करते हैं और इनमें निम्न कवकों के जंतु पट विहीन व बहुकेंद्रीय, जब उच्च कवकों में तंतु पटयुक्त होता है। कवक का जो आवास है, कवक सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये जल, स्थल, वायु तीनों स्थानों पर परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी के रूप में पाई जाती है। इनके लिए नम तथा अंधेरे स्थान ज़्यादा अनुकूलित होता है और अनेक कवक पौधों एवं जंतुओं के है उसमें रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में भी लाइकेन का निर्माण करते हैं। कुछ कवक है विकसित पादपों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवकों तथा जड़ों के सहजीवी के रूप में माइकोराइजा इसको कहा जाता है। ठीक है, कवक का स्ट्रक्चर जैसे देखेंगे तो कवक सरल संरचना वाले जीव है जिनका शरीर शाखित तंतुओं का बना होता है। इन तंतुओं को कवक तंतु कहा जाता है। ये जाल के रूप में पाए जाते हैं। इस जाल को कवक जाल कहा जाता है। कुछ कवक तंतुओं में पट पाए जाते हैं, पटयुक्त तंतु कहते हैं, जबकि पटविहीन कवक तंतुओं को पटहीन कहा जाता है। पटहीन कवक तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें संकोची कवक तंतु भी कहा जाता है। ठीक है, और जो पटयुक्त जो कवकों की कोशिकाओं में 1 या 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। पटयुक्त कवक जो है उसके प्रत्येक अनुप्रस्थ भित्तियों में एक एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है जिससे 2 कोशिकाओं का जीवद्रव्य आपस में जुड़ा रहता है। इसमें सामान्य कवक जाल के कवक तंतु अलग अलग होते हैं, लेकिन कभी कभी ये समूहबद्ध होकर विशिष्ट रचनाओं का निर्माण करते हैं। जैसे राइजोमार्फ है, इस रचना में कवक तंतु आपस में मिलकर धागे जैसा रचना बनाता है जिसे राइजोमार्फ कहते हैं। यह भूमि के अंदर पाया जाता है। स्टोमा है, इस रचना में कवक तंतु जो है वो क्या होता है, फलन काय का रूप ग्रहण कर लेता है। इसी फलन काय को स्ट्रोमा कहा जाता है। स्क्लेरोसियम जो है इसमें कवक तंतु उलझकर दृढ़ गद्दी के समान रचना बनाते हैं जिसे स्क्लेरोसियम कहा जाता है। और उसके बाद प्लेक्टेन काइमा जो होता है, इस रचना के कवक तंतु ढीले रूप में एक दूसरे के पास पास स्थित होकर 2 रचनाएं बनाते हैं। जब कवक तंतु समांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं तब इस रचना को पैरेन्काइमा कहा जाता है। लेकिन जब कवक तंतु आपस में उलझकर मृदुतक के समान रचना बनाते हैं, इस रचना को स्यूडो पैरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक,
यहाँ पर देखते हैं कवक और शैवाल में जो अंतर है इसमें, तो ये पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ये हरे रंग के होता है, जबकि इसमें पर्णहरिम की अनुपस्थिति के कारण ये रंगीन होते हैं। पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ये स्वपोषी होते हैं जब शैवाल, जबकि कवक है पर्णहरिम की अनुपस्थिति के कारण ये विषमपोषी होते हैं। शैवाल जो है पानी, नम तथा नमभूमि में सामान्यतः स्वतंत्र जीवी के रूप में या कभी कभी कुछ पादपों में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जबकि कवक है सड़े गले पदार्थों पर मृतोपजीवी या कुछ पादपों तथा जंतुओं पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। शैवाल है इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, कवक है इसकी कोशिका भित्ति कवक सेल्यूलोज की बनी होती है। और शैवाल है इनकी है वो भोज्य पदार्थ मंड के रूप में संचित रहता है, और कवक में भोज्य पदार्थ तेल के बूंदों अथवा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। शैवाल है इसका जो सुकाय पत्ती की संरचनाओं या तंतुओं का बना होता है, जबकि कवक है इनका सुकाय कवक तंतु तथा कवक जालों का बना होता है। ठीक है, जैसे शैवाल में उदाहरण में स्पायरोगायरा और इलोथ्रिक्स है, इसी प्रकार कवक में म्यूकस एगेरिकस इसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।